लेकिन मैं और कशीप दोपहर के खाने से फारिग ही हुए थे कि जैक्रोस का पैगाम्बर आ गया। नाइब ने अजनबी नौजवान को तलब किया है। उठो, कशीप ने कहा और मैं तैयार हो गया। हम दोनों जैक्रोस के सामने पहुंच गए। दिन की रोशनी में जैक्रोस रात से ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा था। उसने सुर्ख खूनी आंखों से मुझे घूरा और फिर कशीप की तरफ देखकर बोला, कैसा आदमी है ये? अभी तक बिल्कुल ठीक, कशीप ने अदब से जवाब दिया। थ्योडोसिस आजम ने तुम्हें तलब किया है, जैक्रोस ने कहा। मेरी खुशबख्ती, मैंने भी अदब से जवाब दिया। चलो। जैक्रोस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। 4 आदमी हमारे साथ किश्ती में उतरे थे। जहाज यूं ही रवां दवां था। बहरहाल किश्ती एक निस्बतन बड़े जजीरे की तरफ जाने लगी और थोड़ी देर में उसके करीब पहुंच गई। रस्सियों के जरिए 3 आदमी ऊपर पहुंचे। मैं, जैक्रोस और एक और मुसल्ला शख्स, और फिर जैक्रोस मुझे लेकर एक तरफ चल पड़ा। एक दरवाजे के सामने पहुंचकर वो रुका और फिर उसने भारी आवाज में अंदर आने की इजाजत तलब की। दरवाजे पर खड़े हुए मुसल्ला शख्स ने अंदर से इजाजत ली और जैक्रोस मुझे इशारा करके अंदर दाखिल हो गया। बिलाशुबा इस दकियानूसी जहाज का ये कैबिन बहुत खूबसूरत था। आला दर्जे के कालीन बिछे हुए थे जो जदीद तरीन डिजाइन के तो न थे, लेकिन जिस तरह भी बनाए गए थे बहुत खूबसूरत थे। दीवारों पर इंसानी खोपड़ियां आवेजा थीं। उम्दा किस्म के जरो जवाहिर से कैबिन को आरास्ता किया गया था और दरमियान में एक शानदार तख्त पर थ्योडोसिस आजम बैठा था। उसके कदमों के पास 4 हसीन कनीजें बैठी उसे शराब पिला रही थी। छोटे कद के इस आदमी के चेहरे से साफ तरीनगी आया थी। वो आंखों से जहरीला सांप मालूम होता था। शुक्र है उसके सामने झुकने या सजदा करने की कोई रस्म नहीं थी, वरना मेरी और उसकी इसी वक्त ठन जाती। हाँ, जैक्रोस ने अजीब अंदाज से सीने पर हाथ रखकर उसे ताजीम दी थी। मैंने भी उसकी नकल की, लेकिन जहरीला सांप खामोशी से मुझे घूरता रहा। उसके देखने का अंदाज अच्छों को बुखला देता, लेकिन मैं उस अहमक से क्या मरूब होता। ताहम मैंने निगाहें झुका ली और मेरी निगाहें झुकाने से थ्योडोसिस के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हमने तेरे बारे में सुना अजनबी, क्या नाम है तेरा? मैं कारा। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर जवाब दिया। और तू 112 का बाशिंदा है? हाँ, मैं पैदा वहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद मैंने होश संभालते ही आवारागर्दी की जिंदगी इख्तियार कर ली और उसके बाद मुझे 112 की कोई खबर नहीं मालूम हुई। मैंने जवाब दिया, हम तेरे अंदर कुछ खूबियां देख रहे हैं। अगर तेरी किश्ती ना डूबती तो तेरी मंजिल कौन सी थी? मेरी कोई मंजिल नहीं है अजीम थ्योडोसिस। आवारागर्द हूं और समंदर ही में जान देने का इरादा रखता हूँ। हम तेरे अंदर खूबियां देख रहे हैं। थ्योडोसिस ने दोहराया। बता क्या चाहता है? खुद को अजीम शहनशाह की खिदमत में देना चाहता हूँ, अगर कबूल कर लिया जाऊँ। क्या जैक्रोस ने तुम्हें बताया है कि हमें सिर्फ जियालों से प्यार है? मैं जानता हूँ शहनशाह, मैंने जवाब दिया। क्या जरूरी है मेरे दोस्त कि तुम जो कह रहे हो वही हो? लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे सितारा शनास मौजूद हैं जो तुम्हारे बारे में पूरा जायचा तैयार कर देंगे। क्या तुम उनका कमाल देखोगे? मुझे क्या इनकार है अजीम थ्योडोसिस, मैंने इनकिसारी से जवाब दिया। बुलाओ अरसलास को बुलाओ। चमकदार अजनबी के सामने अपनी सितारा शनासी का सबूत थे। थ्योडोसिस ने मुस्कुराते हुए कहा और जैक्रोस बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो एक पुरवकार बूढ़े के साथ अंदर दाखिल हुआ। बूढ़ा सर से पांव तक सफेद लिबास में था। उसकी लंबी दाढ़ी उसके सीने पर लहरा रही थी। अजनबी मैकारा, अरसलास ने कहा, और फिर उसने एक झिल्ली और किसी जानवर के पर का कलम निकाला। इसे स्याही में डुबोकर वो एक तरफ बैठ गया और थ्योडोसिस ने लड़कियों को इशारा किया। लड़कियां उसे जाम भर भर कर देने लगी। अजीब बिलानोश इंसान था। इस वक्त तक पीता रहा जब तक अरसलास मसरूफ रहा, और फिर जब अरसलास ने गर्दन उठाई तो उसने हाथ के इशारे से चाम रोक दिया। अरसलास के चेहरे पर हैरत के नकूश थे। ताज्जुब है थ्योडोसिस आजम, वो आहिस्ता से बोला। क्यों? इसकी शख्सियत मुश्तबा है ना? नहीं थ्योडोसिस आजम, बल्कि ये शख्स सितारों से बेनियाज है। कोई सितारा इससे मुतासर नहीं है। ये किसी सितारे से ताल्लुक नहीं रखता। फजूल बात मतलब बयान करो। इसकी शख्सियत सितारों की निगाहों से रिपोश है। इसकी पैदाइश तारीकी में है। इसका कोई सायसा नहीं है। ये रोज़मीन का सबसे अनोखा जानदार है। तुम अब भी समझाने में नाकाम रहे हो, थ्योडोसिस को राया, और हमेशा नाकाम रहूंगा अजीम थ्योडोसिस। तू जानता है मेरा इल्म मुकम्मल है, लेकिन जिस शख्स का सितारों से राब्ता ही ना हुआ हो इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? क्या इल्म नजूम में ऐसी कोई कमी है जो इंसान को आया न कर सके? थ्योडोसिस को राया। नहीं, फिर सितारों की निगाहों से पोशीदा क्यों है? मैं नहीं जानता थ्योडोसिस आजम। ओह, हमारे ख्याल में तुम सब कुछ जानते थे अरसलास। हमारे ख्याल में तुम्हारा इल्म मुकम्मल था। अफसोस, एतमाद का यह जख्म हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर से कोशिश करो। तुम हमारे कीमती साथियों में से हो। हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज है। थ्योडोसिस ने कहा। मेरी ये मजाल थ्योडोसिस आजम कि मैं तेरे सामने कोई नामुकम्मल कोशिश करूं। मैं नाकामी का इतराफ कर चुका हूं। अरसलास ने पथरीले लहजा में कहा। तब मुझे तेरी क्या जरूरत है अरसलास? तू जानता है कि मुझे नाकारा हथियारों से कोई दिलचस्पी नहीं है। ले मेरी तरफ से एक पूरा एजाज मौत कबूल कर। थ्योडोसिस ने अपना खंजर निकाल कर अरसलास की तरफ उछाल दिया। सालिम इंसान की शिकावत का पहला मुजाहरा था। मैं इसे कैसे रोक सकता था? कोई तरकीब मेरी समझ में नहीं आई। इसकी जान मेरी वजह से जा रही थी, लेकिन मैं कोई फैसला भी न कर पाया था कि अरसलास ने थ्योडोसिस का हाथिया अपने सीने में घोंप लिया। उसके पहलू से खून का फवारा बुलंद हो गया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर पड़ा।
तुम्हारे सितारे रिपोश क्यों है मैं कारा? थ्योडस ने मुझसे पूछा। अफसोस, मैं सितारों के खेल से नवाकिफ हूँ अजीम शहंशाह, मैंने इसी अंदाज में जवाब दिया। लेकिन बहरहाल तुम्हारी अजबियत बरकरार है, हमारे साथ रहो, तुम्हारे सुपुर्द कोई काम कर दिया जाएगा। लेकिन ठहरो, क्या तुम्हारे रगों में गर्म खून है? शहंशाह इत्मीनान कर सकता है, शहंशाह इम्तिहान ले सकता है। तो जाओ, अगर तुम इम्तिहान में पूरे उतरे तो हम तुम्हें आला मर्तबा देंगे। थ्योडस अजीम है, मैंने कहा और इसी अंदाज में सीने पर हाथ रख दिया जिस तरह पहले रखा था। जैक्रोस, मैकारा को हमारे जहाज पर एक मुअज़्ज़ज़ इंसान की हैसियत हो, हमें यह अजनबी पसंद आया। जैक्रोस ने भी उसी अंदाज में सीने पर हाथ रखा और फिर मेरे साथ बाहर निकला। अफसोस तुम्हारी वजह से अजीम सितारा शनास की जान के, मुझे अफसोस है। ए अहमक, थ्योडोस के सामने इसका इजहार मत करना, इसके हर काम को सराहना, इसी में तेरी बेहतरी है और इसी में तुम्हारी जिंदगी है। जैक्रोस ने कहा। तो यूं प्रोफेसर, मुझे जहाज पर नौकरी मिल गई, काम कुछ भी ना था, लेकिन मैं किसी बहरी कज़ाक की मुलाजमत करूं, ये दिलचस्प बात थी और मेरे लिए नई नहीं थी। सिसारा ने भी मुझे इसी अंदाज में अपने साथ शामिल किया था। मैं सांड की तरह ईंटता रहता, कोई काम न था, खूब खाता था। हाँ, थ्योडस की कनीजों के अलावा जहाज पर कोई औरत न थी। तकलीफ थी तो बस इतनी, थ्योडस भी मुझे जैसे भूल गया था। इब्तदाई चंद रोज तो मैंने बेफिक्री से गुजारे। मैंने जहाज के बहुत से लोगों से दोस्ती कर ली थी और आम आदमियों के अंदाज में जिंदगी गुजार रहा था, और बाज़ औक़ात आम आदमियों की जिंदगी ज्यादा दिलचस्प होती है। फिर मैंने अपने नए दोस्तों से उनके बारे में मालूमात हासिल की और जो मालूमात हासिल हुई वो कुछ यूं थी। थ्योडस आम बहरी कज़ाक नहीं था, वो ट्राय का बाशिंदा था और उसके अपने ख्याल में वो देवता अतेरस का प्रतीक। उसने अपना बहरी बेड़ा तैयार किया और खुद को समंदर का शहंशाह ठहराया। तब उसने ऐलान किया कि समंदर में तिजारत करने वाले जहाज उसे खराज अदा करें, वरना इन्हें समंदर बुर्द कर दिया जाएगा। जिन्होंने इसकी बात मानी फायदे में रहे, जो खुद सर थे जान खो बैठे। यूं थ्योडस का सिक्का समंदर में बैठ गया। छोटी मोटी हुकूमतों ने उसे तबाह करने की ठानी, लेकिन किसी एक हुकूमत के पास इतना बड़ा बहरी बेड़ा नहीं था कि वो तनहा थ्योडस को तबाह कर सके। चुनाचे शदीद नुकसान उठाया और पसपा हुई। आपस में इन हुकूमतों में इतना खलिफशार था कि मिलजुल कर थ्योडस के खिलाफ कोई इकदाम नहीं कर सकती थी, बल्कि बाज़ हुकूमतों ने भारी मुआवजा देकर थ्योडस को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। थ्योडस ने कमाल फुर्ती से काम लेकर साहिलों पर हमला किया और छोटी छोटी हुकूमतों के बहरी बेड़े तबाह कर डाले, इन्हें आग लगा दी और यूं समंदरी कुव्वत फना कर दी। चुनाचे अब इसके नाम का तूती बोल रहा था। थ्योडस ने जब अपनी मुहम्मत का पहला मरहला मुकम्मल किया, तब उसने दूसरे मरहले पर काम शुरू किया और ये छोटे छोटे जजीरों से खराज का हसूल था। इसने बहुत से सरकशों की गर्दनें उड़ा दी, बहुत से जजीरों को निस्तो नाबूद कर दिया और उसकी जबरदस्त धाक बैठ के अब बेशुमार जजायर इसे खराज अदा करते थे। और थ्योडस ने आबादियों से हजारों मील दूर एक जजीरा आबाद किया था। इसके इरादे बहुत खतरनाक थे। वो इस जजीरे पर एक अजीम शान जंगी बेड़ा तैयार कर रहा था और उसकी ख्वाहिश थी कि इस बेड़े की तैयारी के बाद किसी एक रियासत पर हमला करके इस पर कब्जा कर ले और फिर अपनी कुव्वत बेपनाह करके अपनी सल्तनत वसी कर ले। मैंने दिलचस्पी से ये पूरी कहानी सुनी थी। बिलाशुबा थ्योडस एक खतरनाक इंसान था जो कुछ कर चुका था। उसे देखकर अंदाजा होता था कि जो कुछ सोच रहा है वो भी कर दिखाएगा, लेकिन शायद उसके सितारे गर्दिश में आ गए थे जो मैं उसे मिल गया था। अब यह हालात पर मुनहसर था कि उसके बारे में मेरे ख्यालात कैसे हों। कशीफ से अक्सर मुलाकात होती रहती थी, वो मेरा उम्दा दोस्त बन गया था। अभी तक ये बात मुझे मालूम नहीं हुई थी कि इस बार कहाँ का सफर हो रहा है। थ्योडस सिर्फ समंदर गर्दी कर रहा है या इसका कोई खास इरादा है। और इस रात जब कशीफ से मुलाकात हुई तो मैंने उससे ये सवाल कर दिया। थ्योडस बेहद नडर इंसान है, किसी के बारे में वो तशवीश में मुब्तला नहीं होता क्योंकि वो फना करने की कुव्वत रखता है। चुनाचे तुम्हें भूल कर उसने कोई खास कारनामा अंजाम नहीं दिया है। रह गई इस बार की बात तो हम फेकोलिया जा रहे हैं जो अब सिर्फ चंद रातों की मुसाफत पर है। फेकोलिया? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। हाँ, मैकनाजा के जेरे असर एक जजीरा है जिसके हाकिम के मरने के बाद उसका बेटा ताइवरस हाकिम बना है। ताइवरस ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहला काम यह किया कि थ्योडस को खराज देना बंद कर दिया। न सिर्फ ये बल्कि उसके तीनों नुमाइंदों को भी कत्ल कर दिया जो जजीरे पर मुकीम थे। थ्योडस हर उस जजीरे पर अपने नुमाइंदे रखता है जो उसके बाजगुजार होते हैं। खूब, फिर चुनाचे थ्योडस ताइवरस को सबक देगा, ऐसा सबक जिससे दूसरे जजीरों को इबरत हो और इसके बाद कोई सर उठाने की जरूरत न कर सके। ताइवरस? मैंने जेर लब कहा और फिर खामोश हो गया, लेकिन मेरे ज़हन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। ताइवरस मेरे दोस्त, क्या तुम मुझे आवाज़ दोगे? क्या मुझे तुम्हारी मदद करना पड़ेगी या फिर तुम खुद भी कुछ हो? हाँ भाई, आखिर तुम खुद भी तो थ्योडस से वाकिफ होगे। तुमने खुद भी तो अपने नन्हे जजीरे के लिए कोई बंदोबस्त किया होगा, या तुम खुद भी कोई यूं ही आदमी हो? यारो, तुम मेरे लिए कोई ना कोई मसरूफियत पैदा कर देते हो, लेकिन फिर मैं क्या करूं और करना भी क्या है? इतनी तवील जिंदगी है, इसमें वाक़यात ना होंगे तो फिर क्या होगा? मैं जंगल नशी भी रहा, दुनिया से अलग थक भी रहा, लेकिन ये दुनिया मुझसे अलग नहीं रहती। फिर मुझे अपने दरमियान घसीट लाती है और मैं खुद भी तो वीरानों से उगता जाता हूँ, सिवाय इस वक्त के जब मैं सो रहा होता हूँ। सो मैं जाले ताइवरस के बारे में सोचता रहा। कशीफ को अपने जहाज पर वापस जाना था, इसलिए वो चला गया
इसी रात में काफी देर तक ताइवरस और उसके जजीरे के बारे में सोचता रहा। मैंने माजी से कभी दिलचस्पी नहीं रखी प्रोफेसर, मैं हमेशा हाल से मुतासिर रहा हूँ। माजी की दास्तानें मेरे लिए दिलकश जरूर हैं, लेकिन इनमें कोई दास्तान मेरी हसरत नहीं बन सकी। दूसरी सुबह हस्बे मामूल थी, लेकिन इस रोज थियोडस खसूसी तौर से मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। सूरज अभी आसमान की बुलंदियों तक नहीं पहुंचा था। अरशे पर बहुत से सिपाही एक वजनी मंजनीक बुलंदी पर चढ़ा रहे थे। मंजनीक को रस्सियों से बांधकर ऊपर चढ़ाया जा रहा था ताकि एक मखसूस जगह कसा जा सके। तकरीबन 50 फुट बुलंदी तक पहुंचने के बाद मंजनीक एक बांध में अटक गई। वो 10-15 आदमी रस्से थामे हुए थे, लेकिन वो पसीने से शराबूर थे और मंजनीक अभी ऊपर तक नहीं पहुंची थी। अचानक एक जोरदार तड़ाका हुआ और वो लकड़ी टूट गई जो मंजनीक ऊपर चढ़ाने के लिए चरखी का काम दे रही थी। वजनी पहाड़ नीचे खड़े हुए लोगों पर गिरा। एक खौफनाक धमाका हुआ था। 6 आदमी फौरन हलाक हो गए और अरशे पर खून के छपाके दूर तक फैल गए। दहशतज़दा लोग चीख पड़े और दूर दूर से लोग इस तरह तोड़ने लगे। मेरा उधर मुतवज्जा होना फितरी बात थी। चोर की आवाज सुनकर थियोडस भी अपनी कैबिन से निकल आया और फिर पुरवकार अंदाज में चलता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां हादसा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई इज़्तिराब नहीं था। उसने पुरसकून अंदाज में हादसे के बारे में तफसीलात सुनी। नीचे दबे हुए लोगों को झुककर देखा। मंजनीक के एक हिस्से के नीचे एक शख्स दबा हुआ था जिसकी दोनों टांगें तो टूट गई थी, लेकिन वो जिंदा था। ये जिंदा है, अचानक किसी ने कहा। उठाओ इसे, उठाओ। दूसरे लोगों ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा और फिर बहुत से लोग मंजनीक पर कुव्वत आजमाने लगे। थियोडस खामोश निगाहों से उन्हें देख रहा था। मंजनीक को उठाने की कोशिश करने वालों के हाथ पांव फूले हुए थे, इसलिए वो मिलकर भी उसे ना हटा सके। तब मैं आगे बढ़ा। हट जाओ, मैंने भारी आवाज में कहा और लोगों की समझ में मेरी बात ना आ सकी। हट जाओ, इस बार मैंने गरजदार आवाज में कहा और लोग सीधे होकर मेरी शक्ल देखने लगे। तब मैंने झुककर मंजनीक उठाई और एक तरफ डाल दी। अदब करने वाले भी हैरत की आवाजों को न रोक सके थे और खुद थियोडस भी हैरत ज़दा अंदाज में कई कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन मैंने झुककर टूटी हुई टांगों वाले शख्स को उठा लिया। क्या यहाँ जख्मों के इलाज के लिए कोई मखसूस जगह है? मैंने दूसरों से पूछा। जख्मियों का इलाज मैं खुद करता हूँ जियाले, थियोडस ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़ दे इसे, तू वही है ना जो समंदर से बरामद हुआ था, मगर तू बेपनाह ताकतवर है। क्या तू मुझे ये वजनी मंजनीक इसे अंदाज में उठाकर दिखा सकता है? जरूर थियोडस आजम, लेकिन इस जख्मी का इलाज जरूरी है। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। इसे नीचे रखते, इसका इलाज हो जाएगा, थियोडस ने कहा और मैंने उसके हुक्म की तामील की। सो इसी वक्त थियोडस ने अपनी चौड़ी तलवार नियाम से खींची, इसे बुलंद किया और कराते हुए जख्मी की गर्दन पर दे मारी। जख्मी की गर्दन शानों से अलहदा हो गई थी। मैं उछल पड़ा, मेरी मुट्ठियां कस गईं, दांत भिंच गया और मैंने खूनी निगाहों से थियोडस को देखा। मेरे नजदीक किसी जख्मी का इससे उम्दा इलाज मुमकिन नहीं है, थियोडस ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दौरान मैं अपनी हालत पर काबू पा चुका था। मुझे कशीफ की बताई हुई तफसीलात याद आ गई थी। इंतजार क्यों कर रहे हैं अजनबी, क्या नाम बताया था तूने? मैं कारा, मैंने आवाज की गुर्राहट पर काबू पाते हुए कहा। ओ हाँ, न जाने मेरे अंदर बोलचाने का मर्ज क्यों पैदा हो गया। हाँ तू मैं कारा, क्या इस मर्दाना अंदाज में तू ये मंजनीक दोबारा उठा सकता है? मैं आगे बढ़ा और मैंने मंजनीक दोनों हाथों पर उठाकर उसे सर से बुलंद कर लिया और फिर से लिए हुए काफी दूर तक चला गया और फिर वापस आकर उसे थियोडस के सामने रख दिया। देवताओं की कसम, नायाब बेनजीर, तू कोई भी है, बड़ा करामत है। सुन, इस मंजनीक को ऊपर पहुंचा दे, तनहा मैं दिलचस्प मंजर देखूंगा। और सुनो ए बेवकूफो, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन खून के लोथड़ों को उठाओ और पानी में फेंक दो। मछलियां ताजा गोश्त और खून से लुत्फानंदोज होंगी। चलो जल्दी करो। और लोग दौड़ पड़े। बड़ी खामोशी थी, लेकिन कोई चेहरे पर अफसोस के आसार भी नहीं पैदा कर सकता था। आन में लाशों को पानी में फेंक दिया गया। नया कांटा लगाओ, थियोडस ने चीख कर कहा और सुस्त जिस्मों में तेजी आ गई। जल्दी से नया कांटा लगा दिया गया, रस्सी बांधी गई और फिर मैंने आसानी से मंजनीक बुलंदी पर पहुंचा दी। दूसरे लोगों ने उसे इस जगह फिट कर दिया और यह काम जो दिन भर में पूरा होना था चंद मिनट में पूरा हो गया। थियोडस ने एक जोरदार कहका लगाया और मेरी कमर पर हाथ मारते हुए कहा, हैरत अंगेज, बेहद हैरत अंगेज मेकारा, मैं तुझे बहुत पसंद करने लगा हूँ। तो बहुत शानदार आदमी है, तेरे मुकाबले का एक भी आदमी मेरी फौज में मौजूद नहीं है। मैं एतराफ करता हूँ तेरा जिस्म फौलादी है, तेरे बाजू फौलाद है। मैं तुझे वो हैसियत दूंगा जिसका तू तसव्वुर भी न कर सके। आ मेरे साथ आ। उसने मेरा बाजू पकड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद मैं उसके कैबिन में था। उसने एक हाथ बुलंद किया और उसकी चारों कनीजें अंदर आ गई। शराब, उसने कहा और वो चारों वापस चली गई। चंद मिनट के बाद उन्होंने शराब के खूबसूरत बर्तन सजा दिए। लाओ, थियोडस ने कहा और लड़कियों ने एक जाम लबरेज कर दिया। दूसरा जाम भी लबरेज करो, हम ताकतवर को इसकी ताकत की दाद देंगे। हमारा जाला हमारे साथ पिएगा। और लड़कियों ने एक और जाम लबरेज कर दिया। पियो, जाम उठाओ प्यासे, और वह एजाज हासिल करो जो इससे कबल किसी को नहीं मिला। लेकिन तुम इस काबिल हो, उठाओ जाम उठाओ। और मैंने जाम उठाकर हल्के में उंडेल दिया। थियोडस हैरत से मुझे देख रहा था। फिर उसने अपना जाम खाली करते हुए कहा, अब काम के बाद सुन मेकारा,
अचानक मैंने तेरे बारे में बहुत से फैसले किए हैं और सिर्फ इस बात को जहन में रख, मैं किस्मतों पर कादिर हूँ, मैं जिंदगियों पर कादिर हूँ। मेरे इशारे से जिंदगी मिलती है और मेरे इशारे पर मौत इच्छा पड़ती है। सुनकर मैं जिससे खुश हूँ उसके पेशानी पर सितारे जगमगाते हैं और मैं जिससे नाखुश हूँ उसके गिर्द काले सांपों का बसेरा होता है। सुन, तू जो कोई भी है, मुझे तेरी परवाह नहीं है। अगर तू दोस्त है तो सुख पाएगा और दुश्मन है तो जिल्लत के सिवा तुझे कुछ ना मिलेगा। लेकिन एतराफ किया है मैंने इस बात का कि तेरी जात दूसरों से नुमाया है तो दिलों को मुसख्खर करने की कुव्वत रखता है, इसलिए मैं तुझे इनमें शामिल करता हूँ जो मेरे दस्ते रास्त होती हैं। क्या तू अपनी खुशी से मेरा ये एजाज कबूल करेगा? कौन बदबख्त होगा अजीम थ्योडस जो तेरी अनायत से इनकार करेगा? मैंने जवाब दिया। दूसरा जाम ले, तेरी वजह से मेरी हेत बरकरार रहेगी और मैं उन लोगों के सामने तुझे भेजूंगा जो मुझसे बाकी है। मैं दिलो जान से तैयार हूँ। मैंने दूसरा जाम हल्के में उंडेलते हुए कहा। तीसरा जाम ले और जिंदगी की खुशियां लौट। बोल तुझे क्या चाहिए? औरत, मैंने बेबाकी से कहा। अफसोस वो मेरे अलावा किसी और के लिए जायज नहीं है, लेकिन जहाजों से उतर कर मैं तुझे वो हीरे बख्श दूंगा। तेरा वजूद मुनव्वर हो जाएगा, इसलिए सब्र कर। इसके अलावा मुझे कुछ और दरकार नहीं। मैंने तीसरा जाम हल्के में उंडेलते हुए कहा। हम बहुत जल्द सरजोर ताइवरस की सरजमीन फैकोलिया पर पहुंच जाएंगे। फैकोलिया को ताराज करेंगे और फिर वहां की हसीन दुशुजाएं हमारी होंगी। तेरी पसंद पर किसी का हक नहीं होगा, ये मेरा वादा है। मैंने उठकर मखसूस अंदाज में सीने पर हाथ रखा और थ्योडस मुस्कुराने लगा। फिर उसने मुझे जाने की इजाजत देते हुए कहा, मैं जिम्मेदारों को तेरी हैसियत के इतला दूंगा। और अपनी ये हैसियत मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी प्रोफेसर, क्योंकि इस हैसियत की नुमाइश के लिए मुझे अजीबोगरीब लिबास पहनना पड़ा था और मुझे इस लिबास में देखकर जहां थ्योडस की आंखों में फख्र के जज्बात नजर आए थे वहीं उसकी चारों कनीजों की निगाहें मेरे ऊपर गड़ कर रह गई थी। शायद इस लिबास में मेरा संडोल जिस्म और नुमाया हो गया था। औरत की आंख मेरे लिए अजनबी नहीं थी। किसकी मजाल थी जो मुझसे अपनी असलियत छुपा सके और किसकी मजाल थी जो थ्योडस की किसी कनीज का साया भी छूने की कोशिश करे। लेकिन रात के आखिरी पहर में मैंने उस औरत की पजीराई की जिसका नाम मरनिया था और जो जिंदगी की आखिरी आरज़ू लेकर मेरे पास आई थी। खुद तुम्हारी जिंदगी को भी खतरा है मेकारा, लेकिन मैं थ्योडस की फितरत से बखूबी वाकिफ हूँ। वो तुम्हारा आशिक है और ये अल्फाज मैंने खुद उसकी जुबान से सुने हैं। चुनाचे अगर मेरा राज फाश हो जाए तो तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल देना। तुम्हारा बाल भी बीका ना होगा। और तुम्हारा क्या होगा मरनिया? आरज़ुओं के हसूल के लिए कुर्बानियां देना ही होती है मेकारा। तुम मेरी आरज़ू बन गए थे, मैं खुद को सब्र न दे सकी तो मैंने जिंदगी कुर्बान करने का फैसला कर लिया। उसने मोहब्बत भर लिया। जब मैं कहा, किसकी मजाल है जो तुम्हें मेरे कुर्ब की सजा देगा? अगर थ्योडस ने ऐसी कोशिश की तो मैं इसकी दास्तानों को इसी समंदर में सुला दूंगा। ऐसा ना कहो, देवताओं के लिए ऐसा ना कहो। ये हवाएं उसके कानों में खामोशी से सरगोशियां करती हैं, उसे इसके दुश्मनों से होशियार कर देती हैं। उसने मेरे होंठों पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अभी उसका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर उसने बताया तो उसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आएगी। वैसे वो किस हालत में है? बेहोश है। मैंने तुम्हारे पास आने का फैसला करके अपना काम शुरू कर दिया। वो बिला नोश है, लेकिन मैं शराबों की माहिर हूँ। मुख्तलिफ शराबों से मैंने ऐसा मुरक्कब तैयार किया जो हाथी को भी सुलाते, और ऐसा लजीज मुरक्कब था वो कि उसने बहुत से जाम चढ़ा लिए। तब मैंने चालाकी से अपने तीनों साथियों को भी वो जाम दिए और उनके लिए उनकी थोड़ी सी मिकदार ही काफी थी। खूब तो तुम्हारी साथी कनीजें भी तुम्हारे अज़ाइम से नावाकिफ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मौत का राज और किसी को नहीं बताया जाता। तब तो तुम्हारे लिए भी कोई खतरा नहीं है। यहाँ से वापस जाने के बाद तुम भी खामोशी से बेहोश हो जाना। अगर जिंदगी बाकी है, अगर मुझे किसी ने तुम्हारे पास देख न लिया तो। और मैंने पूरी कोशिश की कि उसे कोई मेरे साथ न देखे। रात के आखिरी पहर में जब उजाला फूटने में थोड़ी देर बाकी रह गई, मैंने उसे दूसरों की निगाहों से छुपाकर उसकी रहाइश गाह पर पहुंचा दिया। वो वफूर लज्जत से सरशार थी। अपनी ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए उसने भी वही अल्फाज दोहराए जो मेरा कुर्ब हासिल करने के बाद हर नई औरत दोहराती थी। मेकारा, तुम्हारे हसीन लम्स के बाद जिंदगी मेरे लिए एक में नाम सी शह होकर रहेगी है। जिंदा रहूंगी तो तुम्हारी आरजू में, मर गई तो तुम्हारी आगोश की ख्वाहिश लेकर जाऊंगी। मेरा हर सांस अब तुम्हारी अमानत है। दूसरों के लिए मैं एक मुर्दा रूह, मुर्दा जिस्म की हैसियत रखती हूँ। जब भी किस्मत यावर हुई तुम्हारे पास आने की कोशिश करूंगी। और मैं मुस्कुराता हुआ वापस चला, लेकिन दूसरी सुबह पुरस्कून थी। थ्योडस ने मुझे अपने कमरे में तलब किया। मैं बेफिक्री से उसके नजदीक पहुंच गया, लेकिन थ्योडस के चेहरे पर कोई कदोरत नहीं थी और उसने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। बैठो, मैं कहा, तुमने नाश्ता कर लिया होगा। अजीम थ्योडस की अनायत से मैंने जवाब दिया, क्योंकि अब तुम मेरे खास लोगों में शामिल हो चुके हो, इसलिए मैं तुमसे कोई बात पोशीदा रखना मुनासिब नहीं समझता। फैकोलिया अब सिर्फ चंद घंटों की मुसाफत पर है और हम इसी तौर काम करना चाहते हैं जैसे करते रहे हैं। चुनाचे फैकोलिया के अहमक हुक्मरान ताइवरस के पास पहले अपना वफद भेजेंगे जो उससे गुफ्तगू करेगा और हालात का जायजा लेगा। और मैंने फैसला किया है कि इस वफद की सरबराही तुम करोगे और इस शान से जाओगे कि ताइवरस को अपनी तबाही तुम्हारी शक्ल में नजर आ जाए। मैं हाजिर हूँ अजीम थ्योडस, मैंने जवाब दिया। थ्योडस के जहाजों ने फैकोलिया का बकिया रास्ता भी तय कर लिया और हमें दूर से एक बुलंद कला सा नजर आया जो समंदर के बीचों बीच बना हुआ था।
इस वक्त सबसे आगे वाले जहाज पर थ्योडस अपने 6 जंगी सरदारों के साथ खड़ा था। मैं इसके बराबर मौजूद था। इस कले को देखकर थ्योडस के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे। अल्तोश, उसने अपने एक साथी को आवाज दी और कवि हैकल शख्स से आगे बढ़ाया। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? क्या हम किसी अजनबी जजीरे की तरफ निकले हैं? नहीं अजीम थ्योडस, इस कले की फसील पर फैकोलिया का झंडा नजर आ रहा है। हाँ, ये सुर्ख झंडा इसी का है, लेकिन इससे कबल तो समंदर में ये दीवारें मौजूद न थी। थ्योडस ने कहा, शायद इन्हीं कमजोर दीवारों की तामीर के बाद अहमद ताइवरस ने आपके अहकामात की तामील से इन इरहाब की जुर्रत की है। अल्तोश ने जवाब दिया, शुक्रिया, लेकिन इन दीवारों की तामीर बिलाशुबा एक उम्दा कारनामा है। सुनो अल्तोश, अपनी यादाश्त की किताब में लिख लो कि जब हम अपनी रियासत की तकमील करेंगे तो ऐसी दीवारें जरूर तामीर करेंगे। बिलाशुबा दीवारें बेहतरीन हरबा है। मैंने लिख लिया है अजीम थ्योडस, अल्तोश ने जवाब दिया। फैकोलिया से अब हमारा फासला ज्यादा नहीं है। बेहतर है कि हम जहाजों को इसी जगह लंगर अंदाज कर दें। खादिम का भी यही ख्याल है। चूंकि ताइवरस ने एक बड़े फैसले के तहत अजीम थ्योडस से बगावत की, इसलिए इसने इन दीवारों पर इक्तिफा ना किया होगा। तुम्हारी ज़हनी बर्तरी की हमने हमेशा कदर की अल्तोश। ठीक है, कयाम का झंडा लहरा दो। आखिरी अल्फाज थ्योडस ने एक दूसरे शख्स से मुखातिब होकर कहे थे और वह शख्स गर्दन झुकाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद जहाज के सबसे ऊंचे मस्तूल पर एक नीला झंडा लहराने लगा और सारे जहाजों ने लंगर डाल दिए।